हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग सरल रेखा पढ़ रहे थे और उसकी एक्सरसाइज, बिल्कुल अंतिम एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे। उसमें से हमने 10 प्रश्नों को इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। बस उसी के आगे आज आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, किसी बिना रुकावट के हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो यहां लिखा है बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो रेखा x - 2y बराबर 3 से 45 अंश का कोण बनाती है। देखो यहां पर एक रेखा हमें कोई ये दी गई है, प्रश्न में एक रेखा हमें दी गई है और उस रेखा का समीकरण दिया गया है x - 2y बराबर 3, x - 2y बराबर 3। और इस रेखा के साथ एक और कोई रेखा है जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सवाल कहता है कि ये वाली रेखा बिंदु 2,3 से जाती है। प्रश्न कहता है 3,2 से जाती है। ये रेखा कहां से जाती है? 3,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए जो इस रेखा के साथ में 45 अंश का कोण बनाती है। मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण 45 अंश दिया गया है। इतना देखो प्रश्न है आपका। मान लिया कि इस रेखा पर कोई बिंदु 3,2 है तो 3,2 से जाने वाली इस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। मान लेते हैं कि ये रेखा नंबर L2 है और ये रेखा नंबर L1, इसका नाम हमने पहली रेखा को L1 नाम दे दिया, दूसरी रेखा का L2 नाम दे दिया। तो ये L2 रेखा का समीकरण हमसे पूछा गया है, जबकि इस L1 रेखा का समीकरण हमें दिया है x - 2y बराबर 3 और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण 45 अंश दिया गया है। इतना ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, एक बात आपको बताई गई है, इससे पहले भी हमने बताया कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को थीटा कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच का कोण tan थीटा बराबर होता है m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 मतलब रेखा एक की प्रवणता। तो यहां देखो आप लिख सकते हो रेखा L1। L1 देखो क्या है, रेखा L1 है क्या? x - 2y बराबर 3 है। इसकी प्रवणता बताओ कितनी होगी? इसकी प्रवणता बता दो कितनी होगी। अगर मान लेते हैं कि इसकी प्रवणता m1 है तो आपको पता है किसी भी रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। -x का गुणांक और बटे में यहां लिखेंगे y का गुणांक। तो यहां आप देख सकते हो कि x का गुणांक है कितना? ये है आपका 1 और बटे में y का गुणांक -2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2। मतलब इस रेखा की प्रवणता तो 1/2 है, जबकि इस रेखा की प्रवणता हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं माना रेखा L2 की प्रवणता, माना रेखा L2 की प्रवणता m है। ठीक है, तब दोनों रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो होता है उसको हम थीटा यदि नाम दें तो ये होता है tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये होता है दोनों रेखाओं के बीच का कोण। यहां प्रश्न के अनुसार थीटा बराबर 45 डिग्री देखो दिया गया है, उनके दोनों के बीच का कोण 45 अंश। तो थीटा बराबर 45 लिखोगे बराबर यहां m1 की वैल्यू हम लिखेंगे देखो 1/2 माइनस m2 की वैल्यू हमें यहां ज्ञात करनी है तो इसको m लिख लें और अपॉन में 1 प्लस m1 1/2 m2m। ठीक है, अब देखिए tan 45 की वैल्यू हमें पता है। यहां देखो tan 45 की वैल्यू हम 1 लिख दें तो यहां मिलेगा 1 बराबर मॉड में है आपका देखो 2 ऊपर से एलसीएम आएगा, 2 नीचे से एलसीएम आप खत्म कर दें तो यहां हो जाएगा 1 - 2m और डिवाइडेड बाय इधर हो जाएगा 2 प्लस m। ठीक है, ऊपर से देखो 2 एलसीएम आया और नीचे से 2 एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो 1 - 2m अपॉन में यहां 2 प्लस m बचेगा। तो अब देखो आपको पता है कि जब मॉड खत्म करते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है 1 - 2m अपॉन में 2 प्लस m और इधर लिखेंगे बराबर में प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर अगर प्लस चिन्ह लिया जाए, प्लस चिन्ह लिया जाए तो प्लस चिन्ह लेने पर आपको देखो यहां m की वैल्यू मिल जाएगी 1 - 2 और m अपॉन में 2 प्लस m और इधर बराबर में 1 लिख दें।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो हमें 2 प्लस एम बराबर मिलेगा 1 माइनस 2m, यहां से देखिए 3m हो जाएगा, तो 3m बराबर में यहां से हमें एक में से 2 घटाना है तो माइनस का 1, ठीक है, और m बराबर ये हो जाएगा -1/3। इतनी बात ठीक है। तो और माइनस चिन्ह यदि लें तो देखो कितना होगा, माइनस चिन्ह लेने पर देखो क्या हो जाएगा, यहां से अगर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 2m और अपॉन में यहां लिखेंगे 2 प्लस m और तब यहां हमें -1 लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहां आते हैं, ये हो गया आपका 2 प्लस m इक्वल टू, और इसका इधर करोगे तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2m, ठीक है। इधर ले आओगे तो माइनस का m बराबर में माइनस का 3 और बस m की वैल्यू हमें यहां से 3 मिलेगी, ठीक है। अब देखिए आपको एक रेखा जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है वो बिंदु 3,2 से जाती है। बस 3,2 से जाने वाली रेखा और उसकी प्रवणता हमें ज्ञात है। प्रवणता m बराबर -1/3 रखोगे तो एक इसी रेखा का समीकरण मिल जाएगा, और इसी रेखा का अगर m बराबर 3 लिखोगे तो एक दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो यहां देखो हम यहां लिख देते हैं, यहां देखो रेखा L2 का समीकरण, रेखा L2 का समीकरण हमसे पूछा गया है, तो यहां लिख देते हैं y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1 लिखेंगे। देखो ध्यान दें x1 y1 3,2 है और m उसकी प्रवणता -1/3 लिखेंगे, तो यहां देखो y माइनस y1 को हम 2 लिखेंगे बराबर m की वैल्यू -1/3 लिखेंगे ब्रैकेट में x माइनस x1 और x1 को हम 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 का इधर मल्टीप्लाई 3 बाई -3 दूनी 6 बराबर माइनस में x माइनस माइनस प्लस का 3। अब इधर देखो x इधर ले आओगे तो x प्लस का हो जाएगा प्लस में 3 बाई और बराबर में 6 3 9 लिख दें। एक देखो रेखा का समीकरण हमें ये मिल गया। अब बस m की वैल्यू अगर 3 लिख दी जाए तो एक रेखा का दूसरा समीकरण मिल जाएगा। इसी समीकरण में m की वैल्यू अगर हम 3 लिखें और x1 y1 जो है वही लिखना है, बिल्कुल x1 y1 को हमें 2 लिखना है और x1 को हमें 3 लिखना है, जबकि यहां पर प्रवणता यदि बदल दी जाए m की वैल्यू यहां पर 3 लिख दी जाए तो एक दूसरा समीकरण हमें इसी रेखा का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमसे समीकरण इस रेखा के पूछे गए थे वो ज्ञात हो गए, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लें और इसके आगे अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है एक दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। देखो कितनी आसान बात है, थोड़ी सी जो प्रश्न लिखा है उसको अच्छे से रीड करिएगा, बिल्कुल एकदम आसान सवाल है। प्रश्न आपका ये कहता है 12वां नंबर है ना, 12वां नंबर है ये प्रश्न कहता है कि दो रेखाएं दी गई उनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। पहले एक काम करते हैं कि पहले दो रेखाएं जो दी गई हैं उन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पहले ज्ञात करेंगे हम। पहले इन दोनों रेखाओं को हल करें। देखो एक रेखा है 4x और यह है प्लस में 7y, 4x प्लस 7y माइनस में 3 बराबर 0। एक रेखा तो आपका ये है और एक दूसरा रेखा है, देखो यहां पर 2x माइनस में 3y, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। एक दूसरा रेखा आपका ये है। तो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पहले हम ज्ञात करेंगे, मतलब दोनों रेखाओं को, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु से काट रही हैं वो बिंदु हमें ज्ञात करना है, ठीक है। फिर प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम यहां से देखो, अगर विलोपन कर दें, x यहां पर 4x लिखा है, यहां 2x लिखा है, तो अगर इस समीकरण में 2 का गुणा कर दें, यहां लिख सकते हो आप समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें, ठीक है। इसमें 2 का जब गुणा करोगे तो ये 4x हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 6y हो जाएगा, यहां 2 का गुणा करोगे 2 हो जाएगा और बराबर में यहां देखो 0 में 2 का गुणा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक और तीसरा यहां पर नंबर डाल लेते हैं और इसी समीकरण के नीचे ये आपका पहला समीकरण लिख दें और घटा दें। देखो 4x प्लस 7y माइनस में 3 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन है।
इस दोनों को हम घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहां देखिए 4x ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में 7 और 6 13, माइनस में 13 बाई, और यहां से देखो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर में 0। ये माइनस नहीं बल्कि प्लस हो गया, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। यहां से देखिए बाई बराबर कितना मिलेगा, माइनस में 5 और बटे में माइनस का ही आपको 13 से भाग करना, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5 बटे 13 लिखना है बाई की वैल्यू। अब ये बाई की वैल्यू समीकरण 1 में अथवा 2 में किसी में रख दी जाए। यहां लिख दें बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो हमें प्रतिच्छेद बिंदु अब मिल जाएंगे। यहां पर 4 और x ज्यों का त्यों प्लस 7 इंटू बाई की वैल्यू हम 5 बटे 13 लिखेंगे, और माइनस का 3 ज्यों का त्यों, या इधर ले जाओ पक्षांतर करके तो बराबर में 3 लिख दो, ठीक है, माइनस 3 है बराबर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो यहां से 4x बराबर 3 माइनस 7 7 पंचे 35, 35 बटे 13 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए 4x बराबर 13 एलसीएम आएगा, तो 13 तिया 39 और माइनस में 35, 39 में से 35 घटाओगे 4 बटे 13 लिखोगे, 4 से 4 कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू हमें 1 बटे 13 मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बटे 13। तो यहां से अब हमें देखो प्रतिच्छेद बिंदु तो मिल गई। अब प्रश्न कहता है कि एक ऐसी रेखा का समीकरण बताइए जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है और प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। मतलब इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से रेखा जाती है और अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। यहां हम लिखेंगे अक्षों से समान अंतःखंड। अगर कोई रेखा अक्षों से a और b के अंतःखंड काटती है तो रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 होता है। लेकिन यहां समान अंतःखंड काटे a और b नहीं, बल्कि a x अक्ष पर भी a अंतःखंड मान सकते हैं, y अक्ष पर भी a अंतःखंड माने, तो अक्षों से समान अंतःखंड यहां लिख देते, माना लिख दें, माना रेखा अक्षों से समान अंतःखंड a काटती है। मान लिया कि रेखा अक्षों से समान अंतःखंड a काटती है, तब रेखा का समीकरण कितना होगा, तब आपको लिखना है, तब रेखा का समीकरण होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर भी आपको a लिखना है, क्योंकि x अक्ष पर a अंतःखंड है और y अक्ष पर भी a अंतःखंड काटा गया है, और बराबर में यहां 1 लिख दें। तो ये देखो रेखा का समीकरण हो जाएगा। यदि अक्षों पर समान अंतःखंड a कोई रेखा काटती है तो उस रेखा का समीकरण x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 होगा। या इसको ऐसे लिखें, x प्लस y बराबर में a लिख दें। अब प्रश्न कहता है कि ये समान अंतःखंड काटने वाली रेखा कहां से जाती है, प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। तो आप प्रतिच्छेद बिंदु से यहां संतुष्ट करा दें, क्योंकि यह रेखा बिंदु, देखो ध्यान दें, प्रतिच्छेद बिंदु कौन से हैं, x का मान है 1 बटे 13 है, y का मान है 5 बटे 13 है, 5 बटे 13, तो प्रतिच्छेद बिंदु है 1 बटे 13 है, 5 बटे 13 है। तो यह रेखा बिंदु 1 बटे 13, 5 बटे 13 से जाती है, इसका मतलब इसको संतुष्ट करेगी, अतः इसे संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करने का मतलब यह होता है कि x का मान 1 बटे 13 है और y का मान 5 बटे 13 है, हम यहां पर रख दें रखने पर। तो इसमें देखो x की वैल्यू लिखेंगे 1 बटे 13 प्लस y की वैल्यू हम लिखेंगे 5 बटे 13 और बराबर में यहां a, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 और 1 6 बटे 13 है, a की वैल्यू हमें 6 बटे 13 मिली, ठीक है। इस a की वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो बस रेखा का अभिष्ट समीकरण मिल जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर अगर इस a वाले पहले वाले समीकरण में इसका a का मान लिखोगे तो रेखा का समीकरण x प्लस y बराबर a और a की वैल्यू 6 बटे 13 लिखोगे, ठीक है। बस यही आंसर है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13x प्लस 13y और बराबर में यहां हम 6 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12वां कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न लिखा है इसमें, दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली
मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण y बटे x बराबर प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन थीटा है। देखो यहां पर ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, एक रेखा कोई है, उस रेखा मूल बिंदु से वो रेखा जाती है और एक रेखा दी गई है, उनसे दोनों के बीच का कोण ये थीटा दिया गया है। देखो यहां हम ऐसे चित्र बना लें, इसको चित्र से समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ध्यान दें, मूल बिंदु से जाने वाली तो ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण हमसे पूछा गया है। ठीक है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमसे पूछा गया है और एक बात हमसे कही गई है कि एक दी गई रेखा है, ये मान लेते हैं कोई दी गई रेखा है y बराबर mx प्लस c, y बराबर है mx प्लस c, और ये वाली रेखा और इस रेखा जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, उन दोनों के बीच का कोण ये देखो थीटा हमें दिया गया है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण कहता है कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा और y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण हमें, इस रेखा का समीकरण हमें इतना प्रूव करके दिखाना है। तो देखो ध्यान दें, ये रेखा है मूल बिंदु से जाने वाली और इस रेखा की प्रवणता अगर हमें पता होती, देखो रेखा तो मूल बिंदु से जा रही है, इसका मतलब हमें किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बिंदु पता होने चाहिए कि किस बिंदु से रेखा जा रही है। तो वो तो बिंदु हमें पता है मूल बिंदु से जा रही है, लेकिन इसकी प्रवणता पता नहीं है। मान लेते हैं इस रेखा की प्रवणता m है, चलो इस पर हम L1 नाम दें और इसका हम L2 नाम दें और इस रेखा की प्रवणता को हम m लिख देते हैं। इस रेखा की प्रवणता तो हमें पता है, देखो ध्यान दें कितनी है, यहां पर इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमें ज्ञात है, तो यहां हम लिख देते हैं रेखा y बराबर mx प्लस c की प्रवणता हमें पता है। इसकी प्रवणता कितनी है, इसकी प्रवणता को यदि m1 लिख दें तो m1 बराबर ये m है। ठीक है, इसकी प्रवणता तो m है। तथा दूसरी रेखा जो L2 है तथा रेखा L2 की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, तो इस रेखा की प्रवणता हम m डैश लिख देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण ये थीटा प्रश्न में दिया गया है, तो यहां हमें फॉर्मूला पता होता है टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये लिखते हैं। टेन थीटा बराबर यहां से देखिए m1 की वैल्यू हमें m पता है, माइनस m2 और m2 को हम क्या लिखेंगे m डैश। ठीक है, m2 को क्या लिखेंगे m डैश। दूसरी रेखा की प्रवणता यहां हमने m डैश लिख दी है और फिर नीचे अपॉन में क्या लिखना है 1 प्लस m1 को m लिख दें और m2 इंटू में m2 को हम m डैश लिख दें। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मॉड का निशान लगाओगे तो खत्म करोगे तो प्लस माइनस आएगा, तो यहां हम लिख देते हैं m माइनस m डैश अपॉन में 1 प्लस m इंटू m डैश बराबर यहां लिखेंगे प्लस माइनस टेन थीटा। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां से हमें इस प्रकार कर दें, इसका एक से डिवाइड कर लें और इधर इसका गुणा करें इधर, तो यहां हम अगर एक में पहले गुणा कर दें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस टेन थीटा और फिर इसके बाद ये प्लस माइनस m इंटू m डैश इंटू टेन थीटा और बराबर में एक का इधर करोगे तो m माइनस m डैश। ठीक है, अब यहां हमें m डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो m डैश इधर ले आएंगे, तो इस प्रकार से हम देखो लिख सकते हैं प्लस माइनस, पहले हम m डैश लिख लें, m डैश लिखें, फिर प्लस माइनस m डैश इंटू टेन थीटा और बराबर में m, और इधर ये जाएगा तो देखो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहां से माइनस प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों जगह से m डैश हम कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस माइनस यहां से देखो m इंटू में टेन थीटा और बराबर में यहां से m माइनस प्लस टेन थीटा लिखोगे। ठीक है, अब इसका भाग करोगे तो m डैश बराबर हमें मिल जाएगा m माइनस प्लस टेन थीटा और डिवाइड करना है 1 प्लस माइनस m इंटू टेन थीटा से। ठीक है,
यहां देखो m डैश की वैल्यू हमने निकाली। याद करो कि अगर माइनस ऊपर है तो नीचे आपको प्लस रखना है, और जब प्लस ऊपर है तो नीचे माइनस रखना है। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। देखो m यहां प्लस अगर ऊपर है, माइनस नीचे है, ठीक है, तो नीचे आपको याद रखना है कि अगर यहां से हमने प्लस लिया है तो यहां हमें पहले माइनस लिखना है फिर प्लस लिखना है, ठीक है। m इंटू टेन थीटा, बात एक ही लिखी है। ऊपर प्लस है तो यहां पर माइनस रखना है, और जब माइनस है तो नीचे प्लस लिखना है, ठीक है। m डैश की वैल्यू हमने, मतलब इस रेखा L2 की हमने प्रवणता ज्ञात कर ली। अब जब L2 की हमें प्रवणता ज्ञात हो गई तो इस L2 रेखा का समीकरण कितना होगा, क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से जाती है, तो यहां लिख दें रेखा L2 का समीकरण जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये रेखा L2 कहां से जाती है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, अर्थात मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमसे पूछा गया है। तो यहां लिख दें y बराबर m डैश इंटू एक्स। देखो ध्यान दें, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है, ठीक है, और m बराबर उसकी प्रवणता होती है, तो इस रेखा की प्रवणता है m डैश। आपको लिखना है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर m डैश इंटू एक्स। देखिए y बराबर m डैश की वैल्यू हमने यहां निकाल रखी है। आपको लिखना है m प्लस माइनस टेन थीटा, और डिवाइड करना है आपको 1 माइनस प्लस m इंटू टेन थीटा से, ठीक है, और इंटू एक्स आपका ये ज्यों का त्यों, ये रेखा का समीकरण है। हालांकि जो हमें प्रूव करवाया गया वो इस प्रकार से है y अपॉन एक्स। यहां से देखो जो x है ना वो भाग में यहां कर सकते हैं, यहां मिल जाएगा m प्लस माइनस टेन थीटा, और डिवाइड करना है 1 माइनस प्लस m इंटू टेन थीटा, ठीक है। ये है आपका रेखा का अभीष्ट समीकरण, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। यही हमसे प्रूव करवाया गया था। आंसर ना लिख के यहां प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर बात। चलो इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर है 13वां। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पर। देखिए 14वां प्रश्न क्या है, इसको रब करके 14वां प्रश्न की बारी आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखो, क्वेश्चन नंबर 14वां आपका है कि एक बिंदु है -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा खंड को रेखा x प्लस y बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। एक रेखा इन दोनों बिंदुओं को, देखो ध्यान से, इसको भी आप चित्र से समझो, चित्र से समझ में बहुत अच्छे से आएगा। एक बिंदु यहां पर है -1,1 और एक दूसरा बिंदु है 5,7। इन दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड देखो ये बन गया। मान लेते हैं कि ये बिंदु आपका A है, ये बिंदु आपका B है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बना। इस रेखाखंड को एक दूसरा रेखा किस अनुपात में विभाजित करता। मान लेते हैं कि ये रेखा आपका है, कौन सा रेखा है ये, x प्लस y बराबर 4। ये रेखा है कोई x प्लस y बराबर 4, जो इसको मान लेते हैं कि यहां पर ये कोई ये C बिंदु है। ये C बिंदु पर इस रेखा के द्वारा, मतलब AB रेखा इस रेखा के द्वारा, दी गई रेखा के द्वारा बिंदु C पर विभाजित होता है। किस अनुपात में, मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित होता है। तो यहां विभाजन बिंदु C पहले आप निकालो, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, विभाजन बिंदु C के निर्देशांक पहले निकालना है, और फिर विभाजन बिंदु C को इस रेखा से संतुष्ट कराना है, क्योंकि इस रेखा, ये रेखा ही बिंदु C से होकर जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हम यहां ऐसा करेंगे, रेखा AB को अंतः विभाजित, रेखा AB को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक आप पहले यहां निकालो। अंतः विभाजित बिंदु C के निर्देशांक क्या होते हैं आपको पता है, ये सूत्र होता है, देखो m1x2 प्लस m2x1, और अपॉन में लिखना है m1 प्लस m2, कॉमा ये y निर्देशांक होता है m1/2 प्लस m2/1, और अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। दो बिंदुओं
को मिलाने से जो रेखा बनता है, उस रेखा को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक हम इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो यहां पर m1 की वैल्यू तो m1 रखनी है। यहां एक बिंदु ये x1 y1 दिया गया है, इस बिंदु को हम x2 y2 लिख दें। ठीक है, तो यहां देखो x2 की वैल्यू हम 5 लिखेंगे, प्लस m2 हम ज्ञात करेंगे, x1 की वैल्यू हम -1 लिखेंगे और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और कॉमा यहां देखिए m1 को m1 लिख दें, y2 और y2 को हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दें, y2 को हम 7 लिखेंगे, प्लस m2 y1 को हम 1 लिखेंगे और अपॉन में m1 प्लस m2। इतनी बात ठीक है। तो यहां से देखो ये विभाजन बिंदु C के निर्देशांक हमें मिल गए 5m1 और माइनस में m2 और अपॉन में यहां m1 प्लस m2 और यहां कॉमा 7m1 प्लस में यहां m2 और अपॉन में यहां लिखना है m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका विभाजन बिंदु C है। तो इस विभाजन बिंदु C के निर्देशांक हमें मिल गया और ये विभाजन बिंदु देखो इस रेखा पर है ना, ये रेखा ही तो इस AB रेखा को विभाजित कर रही है, तो ये C बिंदु पर विभाजित कर रही है, इसलिए C बिंदु इस रेखा पर होगा, C बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। अब यहां लिखना है कि चूंकि x प्लस वाई बराबर 4 वाली रेखा पर ही ये बिंदु है, तो इसका मतलब इसको संतुष्ट करेगा। तो यहां लिख दें चूंकि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 पर बिंदु C है, अतः इसे संतुष्ट करेगा, इसे संतुष्ट करेगा। यहां इसको अगर हम संतुष्ट करा दें तो संतुष्ट कराने का मतलब x का मान देखो इतना लिखना है, y का मान इतना। तो x की जगह पे आपको लिखना है, यहां देखो 5, x की जगह क्या लिखना है 5m1 और माइनस में m2 अपॉन में लिखना है m1 प्लस m2 प्लस, अब देखो y है, y का मान कितना लिखोगे 7m1 प्लस m2 और अपॉन में लिखना है m1 प्लस m2 और यहां बराबर में 4। ठीक है, इसको अब हल करके हमें m1 अनुपात m2 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जो कि हमसे प्रश्न में पूछी गई है। यहां देख लेते हैं, यहां देखो m1 प्लस m2 दोनों जगह से m1 प्लस m2 ये एलसीएम आएगा। अब ऊपर देखो अंश दोनों जोड़ देते हैं, 5m1 और 7m1 दोनों मिला के यहां पर हमें लिखना है 12m1 और इसी प्रकार m2 ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 12m1 इतना ही बचेगा, 12m1 और अपॉन में m1 प्लस m2 और इधर बराबर में यहां लिखेंगे 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बार कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3m1 बराबर में m1 प्लस m2 और इधर देखो 2m1 बराबर में हमें कितना m2 और यहां से m1 अनुपात m2 बराबर हमें 1:2 मिल जाएगा। ठीक है, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था, m1 अनुपात m2 बराबर 1:2 होगा। ये बिंदु जो C है इस पूरी रेखा AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये C वाली जो रेखा x प्लस वाई बराबर 4 दी गई है, ये वाली रेखा इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको लिखना है 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इतना ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ठीक है, इसको रब करके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बिंदु 1,2 से रेखा 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0 की 2x माइनस y बराबर 0 की दिशा के अनुदिश दूरी ज्ञात करी, ऐसा कहा गया। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ी सी प्रश्न में भाषा शैली ऐसी बना देते हैं कि थोड़ा समझने में समस्या बन जाए। ठीक है, तो यहां आपको बड़े आराम से पढ़ लेना है। देखो लिखा है बिंदु 1,2 से इस रेखा पर, कौन सी रेखा पर, यहां रेखा लिखा है 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0 की 2x माइनस y बराबर 0 के अनुदिश दूरी बताइए। देखो ध्यान दें, एक कोई रेखा मान लेते हैं कि ये हमारी है, ये मान लेते हैं ये रेखा है, रफ चित्र है, समझने के लिए रफ चित्र है। पहले एक रेखा ये है हमारे पास 4x और प्लस में यहां है 7y और प्लस का 5 और बराबर में 0, एक ये रेखा हमारी है। ठीक है, और आगे दिया है एक बिंदु, ये बिंदु है हमारे पास 1,2, इस बिंदु
इस बिंदु को अगर इस पर यहां से देखो इस प्रकार से मिला दें, ठीक है, और ये रेखा लिख दें, कौन सी रेखा है, 2x माइनस वाई बराबर 0 के अनुदिश दूरी बताओ। मतलब इस रेखा की 2x माइनस वाई बराबर 0 की एक रेखा है ये, और इस बिंदु से इस रेखा की दूरी कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो बड़े आराम से देखो, एक काम करो, इस रेखा को और इस रेखा को हल करके हम इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, और जब इस बिंदु के निर्देशांक मिल जाए तो और ये बिंदु के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है, सिंपल सी बात हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों रेखाओं को हम पहले हल करेंगे। कौन कौन सी रेखाओं को हल करेंगे, देखो ध्यान दें, रेखा 4x प्लस 7y और प्लस का 5 बराबर 0, एक रेखा ये है। दूसरी रेखा है 2x माइनस वाई बराबर 0, एक रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं को हमें हल करके एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो बिंदु ये वाला हो जाएगा। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो यहां पर हमें ए बी दूरी पूछी गई है। बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये रेखा और ये रेखा दोनों का ये प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों को हल करना होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से, देखो भाई, समीकरण 2 से हम यहां से अगर y की वैल्यू निकालें तो y बराबर 2x हो जाएगा, और ये y की वैल्यू 2x समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां पर 1 में रखोगे 4x ज्यों का त्यों, प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू 2x लिखेंगे, प्लस में 5 और बराबर में 0। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 4x, 7 दूनी 14x, ये हो जाएगा, प्लस का 5 उधर ले जाओ, बराबर में माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 14 और 4 18 हो गया, x बराबर हम लिखेंगे माइनस में 5/18, ठीक है, ये x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू यहां लिख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहां हम 3 नंबर डाल देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां अगर तीसरे नंबर में रख दें तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, y बराबर 2 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस का 5/18, तो 2 से यहां 9 बार कैंसिल कर सकते हो, माइनस का 5/9 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिंदु B के निर्देशांक हमें यहां पर देखो मिल गए। बिंदु B के निर्देशांक हमें कितने मिल गए, x का मान है माइनस का 5/18 और y का मान है माइनस में 5/9, ठीक है। अब हमें रेखा ए बी, देखो हमें ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है। यहां लिख दें बिंदु ए जिसके निर्देशांक 1,2 व एक बिंदु है बी जिसके निर्देशांक माइनस 5/18 माइनस 5/9 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। यहां देखो x1 1 है, माइनस x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/18 लिख दें, होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, प्लस यहां देखो y1 माइनस y2 का होल वर्ग, y1 है 2, माइनस माइनस प्लस का लिखोगे 5/9 और इसका होल स्क्वायर, इसको हल करोगे बस यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 एकम 18 और 5 23 लिख दें, 23/18 और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिखोगे, और प्लस यहां देखो कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 और 5 23, यहां भी देखो हो जाएगा, है ना, 23/9 और इसका होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अब देखो एक काम तो कर सकते हो, 23/9 दोनों जगह से आप यहां से कॉमन ले सकते हो, है ना, 23/9 दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हो, 23/9 का स्क्वायर इतना लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहां हमें मिल जाएगा 1/9 दूनी 18 होता है, तो 1/2 और 2 का स्क्वायर 4 लिख दें, प्लस यहां 1 लिख दें, ठीक है। इसके बाद देखो यहां 23, यहां हमें मिल जाएगा 23/9, वर्गमूल से बाहर निकालोगे या इसको यहां रब करके यहां देखो आगे लिख लेते हैं, यहां देखो बराबर, यहां देखो वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो 23/9 लिखोगे, और अंडर रूट में आपके पास बचेगा कितना, देखो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, ठीक है। 4 का और वर्गमूल हम ले सकते हैं, तो 23/9 गुणे अंडर रूट 5 और 9, ये 4 का वर्गमूल 2 लिख दें, तो इस तरीके से हमारे आंसर में ये आएगा कितना, 23/9 दूनी 18 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है। इतने इकाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। इस रेखा के अनुगत इस रेखा की इस बिंदु दिए गए बिंदु से दूरी, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। 23/5/18 इकाई होगी, ये आंसर है, ठीक है। इसको भी नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 16 है, बिंदु -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात करिए। किसी रेखा की दिशा ज्ञात करने का मतलब है उस रेखा का धन एक्स अक्ष से दिशा बताइए, मतलब उसकी प्रबलता बताइए। असली बात तो यह है, ठीक है। -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात करिए जिसका रेखा x प्लस वाई बराबर 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। देखो यहां पर हम एक चित्र से समझाएंगे। देखो इसको भी, एक तो रेखा हमें यहां पर इस प्रकार मान लेते हैं, कोई रफ चित्र है। एक रेखा हमें दी गई है कोई x प्लस वाई बराबर 4, ये रेखा हमें दी गई है x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। एक तो रेखा हमें ये दी गई है। प्रश्न कहता है कि -1,2 से खींचे जा सकने वाली उस रेखा की दिशा बताइए। देखो एक बिंदु यहां पर -1,2 बना दें यहां पर, और इस बिंदु से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा बताइए जो इस रेखा को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी यहां पर हमें 3 इकाई दी गई। देखो यहां पर इसको समझने से पूरी बात एकदम सॉल्व हो जाएगी आसान तरीके से। आपके पास एक कोई रेखा ए बी हमें प्रश्न में दी गई है, एक ये कोई बिंदु सी दिया गया है और सी बिंदु से एक रेखा खींची गई है। उस रेखा की प्रवणता बतानी है, मतलब उस रेखा की दिशा बतानी है। और इस बिंदु से जहां से ये रेखा खींची गई है और इस रेखा को जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, उन दोनों के बीच की दूरी यहां पर 3 इकाई प्रश्न में दी गई है। ये प्रश्न है हमारा। प्रतिच्छेद बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर ये रेखा जो है, ये रेखा और ये बिंदु, ये रेखा और ये रेखा दोनों का ये प्रतिच्छेद बिंदु है। मान लेते हैं ये प्रतिच्छेद बिंदु है डी। प्रतिच्छेद बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी यहां पर हमें 3 इकाई प्रश्न में दी गई है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब हमसे पूछा गया है कि इस रेखा की दिशा क्या होगी, सीडी रेखा की दिशा क्या होगी, मतलब सीडी रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो हमने मान लिया है सीडी रेखा की प्रवणता m है, ठीक है। तो यहां पर हम सीडी रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। क्या लिखोगे यहां पर, बिंदु -1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। भाई कितना होगा, इस रेखा का समीकरण कितना होगा, और जिसका नाम भी हमने दे दिया है रेखा CD लिख दो यहां, रेखा CD का समीकरण, ठीक है। CD रेखा बना दी तो CD रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1। y1 को क्या लिखोगे, देखो x1 y1, y1 का मतलब 2, m उसकी प्रवणता हो गई, x माइनस x1 और x1 को लिखोगे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस रेखा का समीकरण हो गया y बराबर mx प्लस m प्लस 2, यहां पर -2 है, इधर ले जाओ प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां हमने CD रेखा का समीकरण देखो ज्ञात कर लिया। और एक रेखा प्रश्न में हमें दी गई है, यहां हमें एक रेखा दी गई है AB रेखा दी गई है जिसका ये समीकरण है x प्लस y बराबर 4। इस पर हम दूसरा नंबर डाल दें, इन दोनों रेखाओं को हल कर लें तो ये निश्चित रूप से प्रतिच्छेद बिंदु D हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहां लिख दें रेखा 1 व 2 को हल करने पर, या ऐसे लिख दें समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में लिख दें, 2 में रखने पर इसमें लिखोगे x की वैल्यू x लिखोगे प्लस y का मान, ये देखो इतना लिखना है, कितना लिखना है mx प्लस m प्लस 2 और बराबर में यहां 4, ये ज्यों का त्यों, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस m तो यहां बचेगा। बाकी अगर इन दोनों पदों को इधर ले जाओगे तो 4 में से 2 घटा के यहां पर हमें 2 मिल जाएगा, प्लस का m इधर जाएगा, माइनस का m हो जाएगा। तो अब x बराबर 2 माइनस m बटे में 1 प्लस m, x का मान निकला है, ठीक। इस x के मान को आप समीकरण नंबर 2 में लिख दें तो y का मान आ जाएगा। यहां देखिए 2 में लिख दें x का मान, समीकरण 2 में रखने पर इसमें रखोगे तो x के जगह पे लिखना है 2 माइनस m अपॉन में 1 प्लस m प्लस y आपका ज्यों का त्यों, और बराबर में इधर 4 लिख दें। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 2 माइनस m और बटे में लिखोगे 1 प्लस m, इतनी बात ठीक है। अब यहां देखियो y का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस m, एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस 4m
माइनस में 2 और ये माइनस माइनस प्लस का m हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से y बराबर 4 में से 2 घटा के यहां पर 2 मिलेगा और ये 4 और 1 5m और बटे में 1 प्लस m। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिच्छेद बिंदु D के निर्देशांक हमें मिल गई। प्रतिच्छेद बिंदु D कितने, देखो x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2 माइनस m और बटे में 1 प्लस m, कॉमा y की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 प्लस 5m और बटे में 1 प्लस m। इतनी बात ठीक है। अब देखो यहां पर हमें CD बराबर 3 दी गई है, प्रतिच्छेद बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी 3 दी गई है। देखो यहां लिख दें बिंदु, ऐसा लिख दें दिया है। देखो क्या क्या हमें दिया गया है, यहां लिख देते हैं दिया है, दिया है बिंदु C व D के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर हमें कितनी दी गई है, 3 इकाई दी गई। ठीक है, तो यहां से C और D के बीच की दूरी निकालोगे कैसे, अंडर रूट का निशान लगा दो और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल वर्ग। तो ये आपके पास देखो x1 है, इसको x2 लिख दें तो x1 और x2 ये हो गए, y1 और y2 ये हो गए। तो आपको लिखना है x1 माइनस x2 का होल वर्ग, मतलब या फिर इसको लिख लो x1 y1, इसको लिख दो x2 y2, इसको लिख दो, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। तो यहां पर आपको लिखना है देखो 2 माइनस m और बटे में 1 प्लस m, ये x1 हो गया। x1 में से x2 घटा दो तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल वर्ग लिख दो। प्लस इसी प्रकार देखो हमें y1 माइनस y2 का होल वर्ग लिखना है तो 2 प्लस 5m और बटे में लिखना है 1 प्लस m, ये हो गया y1 और माइनस y2 कितना लिखोगे 2, इसका होल स्क्वायर और बराबर में इधर देखो कितना है 3। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें तो ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा और इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। चलो एक लाइन और यहां देखो लिख लेते हैं, अंडर रूट पहले खत्म कर दें, इसको हल करेंगे देखो 1 प्लस m एलसीएम आएगा तो 2 माइनस m प्लस 1 प्लस m और इसका होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, प्लस यहां देखो 1 प्लस m एलसीएम आएगा तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो 2 प्लस 5m माइनस में 2 माइनस का 2m और इसका होल स्क्वायर लिखोगे बराबर में 3 का स्क्वायर 9 लिख दे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहां पर आ जाओ, यहां पर इसका होल स्क्वायर कैसे तोड़ोगे, इसका होल स्क्वायर तोड़ने के लिए पहले चलो और हल कर ले। देखो 2 ये है प्लस का 1 ये है तो आपको यहां तो 3 मिल जाएगा, m माइनस प्लस खत्म हो जाएगा तो 3 अकेला ऊपर बचेगा, बटे में नीचे 1 प्लस m का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां देखो कितना बचेगा भाई, 5 और 2 7, 5 में से 2 घटेगा 3, देखो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3m यहां बचेगा, 3m और बटे में 1 प्लस m का होल स्क्वायर लिखना है बराबर, इधर देखो ये कितना है 9 लिखना है। ठीक है, एक काम देखो करो बड़े आराम से, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 लिखा है, 9 का सब में भाग कर दो, खत्म काम हो जाएगा। तो यहां 1 बटे 1 प्लस m इसका होल स्क्वायर लिख लें, यहां देखो m स्क्वायर और बटे में 1 प्लस m का होल स्क्वायर लिख दें और इधर बराबर 1 लिख दें। 9 का हमने पूरे इक्वेशन में भाग कर लिया। इसके बाद देखो 1 प्लस m स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस m का होल स्क्वायर ये एलसीएम आएगा तो यहां से 1 प्लस m स्क्वायर और यहां से बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर में हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर तोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर प्लस में 2m बराबर में 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से हमें 1 प्लस m स्क्वायर बराबर में कितना मिल जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस में 2m। ठीक है, अब देखो यहां से 1 से 1 कैंसिल कर सकते हो, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, 2m बराबर 0 मतलब m बराबर 0। m बराबर 0 का क्या मतलब है, मतलब इस रेखा की प्रवणता शून्य हो गई। किसी रेखा की प्रवणता अगर शून्य होती है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि कोई रेखा अगर उसकी प्रवणता शून्य होती है इसका मतलब है कि वो रेखा x अक्ष के समांतर है। कोई रेखा अगर जिसकी प्रवणता शून्य होती है वो रेखा x अक्ष के समांतर होती है। तो आपको लिखना है रेखा CD जो बिंदु ऋण 1,2 से जाने वाली रेखा है उसकी प्रवणता शून्य है, इसका मतलब है ऋण 1,2 से जाने वाली रेखा x अक्ष के समांतर है। आपको यह लिखना है अतः रेखा
एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक, इतनी बात आपको लिखनी है, ये आंसर है। मतलब उसकी दिशा तो पूछी गई, तो आपको इसकी क्या दिशा देनी है कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, इस तरीके से। चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां पर। देखो 17वां देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है। देखिए 17वां प्रश्न क्या है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत बिंदु 1,3 और -4,1 हैं। त्रिभुज के पाद मतलब समकोणी भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात करिए। देखो ऐसा प्रश्न कहता है, मेरे ख्याल से एकदम बड़े आराम से इसको कर सकते हो। देखो ध्यान दें, एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, और एक कोई आपका समकोणी त्रिभुज है। इसमें लिखा है समकोणी त्रिभुज के कर्ण के अंत बिंदु दिए गए हैं 1,3। एक्स पर एक इकाई चलना है। देखो ये तो आपका मूल बिंदु होगा। एक्स पर एक इकाई चलना है, वाई पर चलना है 3 इकाई, तो 1 2 3। यहां इसको हम लिख सकते हैं 1,3। ठीक, ओरिजिनल चित्र बना रहे बिल्कुल एकदम। इसके बाद में देखो -4,1। -4 का मतलब एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 4 इकाई चलना है, तो 1 2 3, और यहां पर कहीं 4, ये बिंदु आपका -4 कहलाएगा। -4 और वाई अक्ष पर एक इकाई प्लस में जाना है, तो यहां आपको लिखना है -4,1। और इन दोनों को जब मिलाओगे तो आपको यहां प्रश्न कहता है कि ये आपका कर्ण है, समकोणी त्रिभुज का कर्ण है। प्रश्न कहता है ये समकोणी त्रिभुज का कर्ण है। देखो ए और यहां पर इसका नाम बी डाल दें, तो ये समकोणी त्रिभुज का कर्ण है। तो भैया अगर कर्ण है तो बताओ त्रिभुज कैसे बनाओगे। त्रिभुज ऐसे बना सकते हो। देखो ध्यान से समझना, एक रचना टाइप में यहां पर हमें करना है पहले, ये इस तरीके से। ठीक है, अब बता दो ये क्या समकोणी त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल है। और ये समकोणी त्रिभुज का ये क्या है? ये इसका कर्ण है। प्रश्न आपसे कहता है कि ये जो आधार दिखाई दे रहा है ना, ये आधार, इसका समीकरण पूछा गया है। वास्तव में ये है, इसका हम यहां पर कुछ नाम सी बिंदु डाल देते। बीसी का समीकरण बताओ, एसी का समीकरण बताओ। मतलब इन दोनों रेखाओं के समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं तब जबकि सी बिंदु के निर्देशांक हमें पता हो। तो इसके भी निर्देशांक पता कर सकते हैं। बताओ यहां से यहां तक ये कितना है? 1 इकाई है, और यहां से यहां तक ये 1 इकाई, ये 2 इकाई और ये 3 इकाई। इसका मतलब यहां पर इस बिंदु को हम 1,1 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? फिर से समझो भाई कैसे हमने किया है। देखो ध्यान दें, ये यहां से यहां तक 1 इकाई है, तो इसका मतलब ये भी 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है। तो 1 इधर 1 इधर, तो 1,1 मतलब इस सी बिंदु के निर्देशांक 1,1 हो गए। सीधी बात है। अब इस आधार रेखा जो बीसी है, इसका समीकरण हमें पूछा गया है। ठीक है, इस लेग मतलब पैर या पाद रेखा का है, इस रेखा को क्या कह सकते हैं? पाद रेखा कह सकते हैं। तो इस पाद रेखा बीसी का समीकरण हमसे पूछा गया है। आप लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 17वां, है ना? 17वां देखो, बिंदु सी के निर्देशांक पहले हमने ज्ञात किए, उसको भी लिख लेते हैं। बिंदु सी के निर्देशांक हमें 1,1 मिल गई। बिंदु सी के निर्देशांक 1,1। ठीक है, तो यहां पर हम बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं? देखो बी बिंदु है, इसके निर्देशांक है -4,1, तथा सी बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1,1। और बीसी रेखा का समीकरण निकालो। आप क्या करोगे? रेखा बीसी का समीकरण, रेखा बीसी का समीकरण। देखो रेखा बीसी का समीकरण क्या हो जाएगा? आपको लिखना है y माइनस y1 बराबर y2 ऋण y1 बटे में लिखना है x2 माइनस x1 और x माइनस x1, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहां से देखिए y माइनस y1 को हम 1 लिखेंगे बराबर y2 को 1 माइनस y1 को भी 1 बटे में x2 माइनस x1, x2 को 1 लिखोगे माइनस x1 है -4, तो यहां से माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और x माइनस x1 बराबर -4, तो इसको हम +4 लिख लें। ठीक है, तो यहां देखिए y माइनस 1 बराबर 1 में से 1 घटाओगे 0, और 0 का किसी भी राशि में गुणा पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बीसी रेखा का समीकरण हमें x
x माइनस 1 बराबर 0 मिल गया। अगर AC रेखा का समीकरण निकालना चाहे, देखो रेखा AC का समीकरण निकालना चाहे तो यहां से देखो A बिंदु जो है वो कितना है, पहले हम दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिख दें। बिंदु A जिसके निर्देशांक 1,3 है तथा बिंदु C जिसके निर्देशांक 1,1 है। रेखा AC का समीकरण, तो रेखा AC का समीकरण y माइनस y1, यही फॉर्मूला इसी में रखना है। तो y माइनस y1 और y1 को हम 3 लिखेंगे बराबर y2 माइनस y1, y2 है 1 माइनस y1 है 3 बटे में x2 माइनस x1, x2 है 1, x1 भी 1 और x माइनस x1 1। ठीक है, यहां देखो ये 0 हो गया, 0 का इधर गुणा करोगे तो y माइनस 3 और यहां पर 0 का गुणा हो जाएगा बराबर में यहां बचेगा माइनस का 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, तो ये 0 हो गया। यहां से देखो माइनस का 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर में हमें 0 मिलेगा, माइनस 2 इधर ले आओगे भाग में 0 हो जाएगा तो x माइनस 1 बराबर 0। ये रेखा AC का समीकरण है। ठीक है, रेखा AC का समीकरण ये है और रेखा BC का समीकरण ये है जो हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अठारहवां प्रश्न क्या है, लिखा है किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3,8 का रेखा x प्लस 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न ये कहता है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 18वां, इसमें एक रेखा आपको यहां पर दी गई है। एक रेखा ये मान लेते हैं, रेखा है आपके पास x प्लस 3y बराबर 7 आपका ये एक रेखा है और इसको दर्पण मानते हुए, इसको हम दर्पण के तरीके से मान लें और एक बिंदु दिया गया है, वो बिंदु कोई यहां मान लेते हैं 3,8 ये बिंदु दिया गया है और इस बिंदु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर हम बात करें दर्पण की तो आपने देखा होगा कि जब अपना आप मुख देखते हो ना दर्पण में, तो जितने दूरी पर हम खड़े होते हैं उसके उतने ही पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। अगर इसको दर्पण के तरीके से मानोगे तो यहां पर अगर कोई ये P बिंदु मान लेते हैं, P बिंदु है, इस P बिंदु का जो प्रतिबिंब होगा, इस P बिंदु का प्रतिबिंब होगा वो कितनी दूरी पर होगा, ये यहां से यहां तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर यहां कहीं प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा। मान लेते हैं कि ये आपका एक Q बिंदु है जो कि 3,8 का प्रतिबिंब बन रहा है, इसको हम यहां H, K मान लें। ये P बिंदु का जो प्रतिबिंब है वो इसको हमने क्या माना है, दर्पण के तरीके से माना है। तो बिल्कुल जस्ट जितनी ये दूरी होगी, मान लेते हैं कि यहां पर एक कोई ये बिंदु है C, ठीक है, रेखा मान लेते हैं AB रेखा मान लेते हैं और ये आपका देखो इसको भी डॉट डॉट करके मिला देते हैं। ठीक है, यहां देखो इस तरीके से ये आपका यहां से यहां तक जितनी दूरी होगी ठीक उतनी ही दूरी आपको यहां से, जितनी P से C तक की दूरी है उतनी ही C से Q तक की दूरी है। ठीक है, बस अब देखो एक बात समझो कि अगर हमें AB रेखा का समीकरण दिया गया है और इसके बाद ये रेखा जो PC है वो क्या है, देखो ध्यान दें, ये रेखा PC रेखा जो है वो बिल्कुल AB रेखा पर लंबवत होगी। जब भी आप प्रतिबिंब देखते हैं तो बिल्कुल दर्पण को, अगर प्रतिबिंब ये रेखा को हम दर्पण की भांति मानेंगे तो बिल्कुल ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई प्रतिबिंब देखते हैं हम, तो यहां से PC जितनी दूरी होगी उतनी ही जस्ट ये दूरी होगी और ये PC रेखा इस पर लंबवत रेखा होगी। तो यहां पर ये रेखा PC का समीकरण ज्ञात कर लें और फिर इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे तो ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। ठीक, इतना काम पहले कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, यहां पर हम एक काम करते हैं, रेखा x प्लस 3y बराबर 7, इस रेखा पर हमें लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। लंब रेखा कौन सी है, लंब रेखा है CP। इस लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, किसी दी गई रेखा पर लंब रेखा का समीकरण हमने बताया क्या करते हैं, x और y के गुणांक बदलते हैं, बीच का निशान प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं और अचर पद हटा के प्लस लैम्डा बराबर 0 लिखते हैं। इस प्रकार से इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण हमें मिल जाएगा। देखो x का गुणांक हम यहां पर 3 कर दें, y का गुणांक 1 कर दें, बीच का जो निशान प्लस है उसको माइनस कर दें और प्लस लैम्डा बराबर 0, ये देखो लंब रेखा हो गई।
ये तो आपकी दी गई रेखा है AB, और इस रेखा पर लंब रेखा हमने देखो ये CP निकाल ली, ये CP रेखा का समीकरण है। बस यहां पर लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये CP रेखा कहां से जा रही है, 3,8 से जा रही है, इसलिए 3,8 से इसको हम संतुष्ट करा दें। यहां लिख दें चूंकि रेखा CP बिंदु 3,8 से जाती है, अतः यह संतुष्ट होगी, अतः यह बिंदु 3,8 से संतुष्ट होगी। तो संतुष्ट होने का मतलब x का मान 3 और y का मान 8 इस रेखा में रख दें, तो ये रेखा हमारी इस प्रकार से देखो हो जाएगी, 3x का मान 3 लिख दें, माइनस y का मान हम 8 लिख दें, और प्लस यहां लैम्डा बराबर 0। तो यहां से देखो लैम्डा की वैल्यू 9, 3 त्रिका 9, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 इधर ले जाओगे तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू -1। ठीक है, इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहां रख देंगे, तो हमें लंब रेखा CP का समीकरण मिल जाएगा। यहां लिख दें लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें यहां पर रख दें, देखो ये हो जाएगा 3x माइनस y, और लैम्डा का मान -1 लिख दें बराबर 0। ये हमने मान लिया इस पर 3 नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, रेखा AB का समीकरण हमें पता है, रेखा CP का समीकरण पता है। अगर इन दोनों रेखाओं को हल कर लें तो प्रतिच्छेद बिंदु C के निर्देशांक मिल जाएंगे। प्रतिच्छेद बिंदु C के निर्देशांक देखो निकाल लें, यहां पर लिख दें रेखा 1 व रेखा 3 को हल करने पर, हल करोगे तो यहां से या तो x को बराबर करना है या y को बराबर करना है। अगर विलोपन विधि करनी है तो हम y बराबर कर लें अथवा x बराबर कर लें। चलो यहां से हम एक काम करते, इसी समीकरण में यहां पर हम 3 का गुणा कर दें तो ये y हमारा बराबर हो जाएगा, फिर जोड़ने से y कैंसिल हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 3 में 3 का अगर गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 9x माइनस यहां हो जाएगा 3y और माइनस में 3 बराबर 0। ठीक है, 3 का गुणा कर दिया और ये मान लेते हैं चलो 4 नंबर, और इसी के समीकरण नंबर 1 इसमें से यहां पर हम देखो जोड़ देंगे तो x और प्लस का ये है 3y और बराबर में 7। ठीक है, बराबर 7, या देखो एक काम करो, माइनस का 3 है, इसको भी बराबर में ले जाओ तो बराबर में 3 हो जाएगा, और इसको बराबर यहां 7। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो जोड़ने से देखो y तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x बराबर 10, इसलिए x बराबर यहां 1। ठीक है, x की वैल्यू हमें 1 मिल गई, इतनी बात तो ठीक है। इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। यहां लिख दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिख देते हैं, देखो 1 नंबर में x का मान कितना लिखोगे, 1 प्लस 3y और बराबर में इधर कितना है 7। तो यहां देखो पहले तो 1 को इधर ले जाना है, 3y बराबर यहां 6 बचेगा तो y का मान 2 हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु C के निर्देशांक हमें यहां पर देखो मिल गई। प्रतिच्छेद बिंदु C, इसके निर्देशांक कितने हो गए, x का मान 1 और y का मान 2। अब देखो भाई, अब देखो यहां पर हमने जैसा कि बताया कि ये C बिंदु क्या होगा, ये P जो PQ रेखा दिखाई दे रही है, PQ रेखा का ये बिल्कुल मध्य बिंदु होगा। हमने बताया कि C बिंदु से इस P बिंदु की दूरी, मतलब P से C तक जितनी दूरी होगी उतनी ही C से Q तक होगी। इसका मतलब C बिंदु मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, C बिंदु मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहां से देखो एक बात ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये P बिंदु हमें पता है 3,8, ये P बिंदु हमें पता है, और ये Q बिंदु, ये देखो ये P बिंदु हो गया, और ये C बिंदु ये भी हमें पता है कितना, 1,1,2। तो अब इस Q बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं जो कि H, K हैं। अब बता दो, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगा दें। यहां से मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे देखो ज्ञात कर सकते हो, देखो ध्यान दें, यहां से हम इस पर यहां लिख दें रेखा PQ के मध्य बिंदु, रेखा PQ के मध्य बिंदु C के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2,
और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है कि नहीं? अब देखो x का मान ये है 1, यहां 1 लिख दें, x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू है h और बटे में 2 लिख दें। इस प्रकार यहां से हमें h का मान मिल जाएगा तथा यहां देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहां पर 2 है और ये y1 प्लस y2 तो 8 प्लस k लिख दें बटे में 2 लिख दें। यहां से देखो ध्यान दें 2 बराबर 3 प्लस h हो जाएगा, जबकि h की वैल्यू यहां से 3 माइनस का 2 प्लस का तो माइनस का 1 बचेगा, h बराबर -1। ठीक है, और यहां से देखो यहां से 2 दूनी 4 तो 8 प्लस k बराबर कितना हो जाएगा 4 और k बराबर हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, ये k की वैल्यू हो जाएगी -4। तो अब यहां हम कह सकते हैं कि ये Q बिंदु जो प्रतिबिंब बना है, P बिंदु का प्रतिबिंब Q बना है, उसके निर्देशांक कितने हो गए? तो यहां लिख दें अभीष्ट बिंदु, जो हमसे बिंदु पूछा गया है उस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, h, k हमने माने हैं और h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू -4। तो यहां से देखो हमें ये अभीष्ट बिंदु -1, -4 प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 18वां कंप्लीट है। ठीक है, इस तरीके से। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19वां देखो, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो क्या है। देखिए 19वां प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो लिखा है, यदि दो रेखाएं दी गई हैं और एक रेखा है y बराबर 3x प्लस 1 और एक रेखा है 2y बराबर x प्लस 3, रेखाओं y बराबर mx प्लस 4 पर समान रूप से आनति है। आनत का मतलब झुकाव इसका समान रूप से है। तो प्रश्न कहता है तो m का मान बताइए। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये 19वां प्रश्न है। देखो एक तो रेखा यहां पर दी गई है y बराबर 3x प्लस 1, एक तो रेखा आपकी देखो ये दी गई है। ठीक है, एक दूसरी रेखा दी गई है 2y बराबर x प्लस 3, एक रेखा हमें ये देखो दूसरी नंबर की रेखा ये दी गई है। अब प्रश्न आपका ये कहता है कि इस रेखा की और इस रेखा की एक तीसरी रेखा दी गई है, उससे आनति बराबर है, मतलब उससे झुकाव बराबर है। एक तीसरी रेखा और यहां पर दी गई है y बराबर कितना दिया है, देखो y बराबर mx प्लस 4 दिया गया है। ये तीसरी रेखा दी गई है। तो प्रश्न आपका ये कहता है, देखो यहां लिख दें प्रश्नानुसार, प्रश्न आपका ये कहता है कि रेखा 1 की रेखा 3 से आनति, माने इसका झुकाव 1 से 3 का झुकाव जितना है उतना ही 2 से 3 का झुकाव है, ये प्रश्न हमसे कहता है। तो प्रश्न के अनुसार ऐसा दिया गया है, रेखा 1 से 3 का झुकाव, आनति का मतलब झुकाव होता है, रेखा 1 से रेखा 3 का झुकाव है वो बराबर है, रेखा 1 से रेखा 3 का झुकाव बराबर है रेखा, यहां लिख लें नीचे लिख लें, बराबर है रेखा 2 से रेखा 3 का झुकाव। ऐसा प्रश्न हमसे कहता है रेखा 1 से रेखा 3 का जो झुकाव है उतना ही 2 से 3 का झुकाव है, ये प्रश्न आपका कहता है। तो यहां देख सकते हो रेखा 1 और रेखा 3 के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। रेखा 1 और रेखा 3 के बीच का कोण अगर थीटा है तो यहां पर देखो सूत्र होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m3। देखो ध्यान दें m1 और m3 के बीच का कोण है, इसलिए एक ये m1 है और इस m2 इसको मानोगे, है ना, इनके दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो यहां लिखोगे m1 माइनस m3 और अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m3। ठीक है, और ये बराबर काहे के है, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा के बीच का कोण। तो यहां से देखो m1 इसको और m2 इसको मान के यहां से हम लिखेंगे m2 माइनस m3 और अपॉन में 1 प्लस m2 इंटू m3। ठीक है, इस तरीके से इसको यहां से इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों इस रेखा, एक रेखा और 3 रेखा के बीच का कोण बराबर में दूसरी रेखा और तीसरी रेखा के बीच का कोण हमने बराबर लिख दिया। और यहां पर देखो ये मॉड होता है इस प्रकार। ठीक है,
तो अब देखिए m1 की वैल्यू हमें रखनी है 3 और माइनस में m3 की वैल्यू m रखनी है अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m3, m1 को 3 इंटू में m3 को m, ठीक है, और बराबर। इधर देखो ध्यान दें बराबर का निशान, m2 कितनी है, m2 है 1/2 माइनस में m अपॉन में 1 प्लस 1/2 इंटू m, ठीक है, इतना ठीक है। अब अगर देखो मॉड हटाओगे तो इस प्रकार से यहां पर हमें 3 माइनस m और अपॉन में 1 प्लस 3m ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है, और यहां पर प्लस माइनस का निशान लगाएं। और इसके बाद देखो यहां पर एक काम और साथ साथ में कर लेते हैं, 2 एलसीएम ऊपर आएगा, 2 एलसीएम नीचे आएगा, तो वो एलसीएम आपको नीचे वाले एलसीएम से कैंसिल करना है। यहां लिखना है 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय नीचे लिखना है 2 प्लस m, ठीक, ये इस तरीके से हमने मॉड तो इसमें खत्म कर लिया, ठीक है। अब देखो प्लस चिन्ह लो, एक लेने पर m की वैल्यू अलग निकलेगी, माइनस चिन्ह लेने पर m की वैल्यू अलग निकलेगी, तो यहां पर लिख लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो यहां से देखो सबसे पहला काम क्या करना है, यहां से 2 माइनस m, सॉरी 2 माइनस m, 3 नहीं है, ठीक है, 3 माइनस m और 1 प्लस ये 3m ज्यों का त्यों, बराबर का निशान लगाओ, इधर प्लस चिन्ह लें तो यहां से हमें थोड़ी देर के लिए माइनस नहीं लेना है, 1 माइनस 2m ये ज्यों का त्यों डिवाइडेड बाय नीचे आपको 2 प्लस m लिखना है, ठीक है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का 3 में गुणा 2 तिया 6 और फिर प्लस में 3 का m में गुणा 3m और माइनस का 2m और फिर माइनस में m स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इधर देखो एक का गुणा करोगे तो 1 माइनस 2m ज्यों का त्यों लिखना है, फिर 3m से गुणा करना है तो प्लस का 3m लिखना है और माइनस का लिखना है 6 इंटू m स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो 3m प्लस का है, 3m प्लस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2m माइनस 2m से भी कैंसिल करना है आपको। इधर देखो अगर इसको ले आते हो 6m स्क्वायर में से 1 कम कर दें तो 5m स्क्वायर लिखना है, बराबर यहां इधर जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो यहां से m स्क्वायर बराबर -1, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहां से अब हम m की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस संख्या है उसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो यहां लिख सकते हो m का मान ज्ञात नहीं होगा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर प्राप्त नहीं होगा, असंभव लिख दो, यहां m का मान ज्ञात करना असंभव है, असंभव, ठीक है। अब यहां से देखो अगर माइनस चिन्ह लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लेने पर अगर माइनस चिन्ह लिया जाए यहां से तो 3 माइनस m और बटे में 1 प्लस 3m, ठीक है, और बराबर। यहां देखो माइनस का चिन्ह अगर लें तो माइनस का इसको लिखना है 1 माइनस 2m और डिवाइडेड बाय 2 प्लस m लिखना है, इतनी बात, ठीक है। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वही काम, 2 का 3 में गुणा 6 कर दें, प्लस का 3m लिखना है, माइनस का 2m लिखना है और माइनस का m स्क्वायर लिखना है, ठीक है, बराबर। यहां देखो माइनस का भी साथ साथ गुणा करना है, चलो बाद में माइनस का गुणा बाद में कर लेते हैं, 1 का पहले 1 में गुणा 1 और माइनस का 2m प्लस का लिखना है 3m और फिर इसके बाद लिखना है माइनस का 6m स्क्वायर, 6 इंटू m स्क्वायर, ठीक। अब देखो ध्यान दें 6 और ये 3m में से 2m घट जाएगा, प्लस का 1m बचेगा माइनस m स्क्वायर और आगे देखो माइनस में 1, यहां 3m में से 2m घटाओगे तो प्लस का बचेगा, लेकिन माइनस का गुणा करने से माइनस का m हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस में लिखेंगे 6m स्क्वायर, माइनस का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अब हम पक्षांतर कर लें, देखो 6 में स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे 7m स्क्वायर हो जाएगा, 7m स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा 2m और माइनस में ही इसको 7 लिखना है, बराबर 0। अब ये देखो m में एक वर्ग समीकरण है, ठीक है, यहां इसके गुणनखंड हो नहीं सकते, गुणनखंड मेथड से नहीं बल्कि श्रीधराचार्य वाले सूत्र से m की वैल्यू हम यहां ज्ञात करेंगे, m बराबर कितना हो जाएगा -b और b की वैल्यू -2 है, तो यहां पर +2 लिखना है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस में 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू -7, ठीक है, और अपॉन में लिखना है 2a, a की वैल्यू 7 लिखनी है।
तो ये m बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां देखिए 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 चौको 28 और 28 में हमें 7 का गुणा करना है, तो 7 अट्ठे 56 और ये 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है 196। और अब इसमें हम 2 और जोड़ दें, 196 में 4 जोड़ दें तो ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200, और नीचे अपॉन में लिखना है 14, ठीक है। यहां और देखो आगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब आप यहां देख सकते हो 200 का वर्गमूल 10 अंडर रूट 2 लिख दें, ठीक 10 अंडर रूट 2, और नीचे बटे में 14 दिया गया है, ये 14, ठीक है। अब चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन लेके यहां से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, देखो 2 का 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 और नीचे आपको बटे में 7 मिलेगा, ठीक है। ये है m की वैल्यू जो कि हमसे प्रश्न में पूछी गई, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर 19वां कंप्लीट होता है, इसको नोट करें। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20वां, चलो क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। 20वां क्या है, देखिए 20वां प्रश्न देखो, लिखा है यदि एक चर p है कोई, इसके निर्देशांक x, y की रेखाओं x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 और एक दूसरी रेखा है 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0 से लंबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे, तो दर्शाइए कि p अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। मतलब एक रेखा का समीकरण मिलना चाहिए। तो जो प्रश्न में शर्त दी गई है वो शर्त पहले समझो। यहां पर एक बिंदु दिया गया है, कोई चर बिंदु P यहां पर दिया गया है x, y, और प्रश्न ये कहता है कि इस बिंदु की इन दोनों रेखाओं से लंबिक दूरियां निकालें और उनका योगफल 10 लिख दें। देखो एक रेखा कोई दी गई है, यहां पर लिख लें रेखा, पहली रेखा है x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, एक रेखा तो ये है, ठीक है। और एक दूसरी रेखा है 3x माइनस में 2y, 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0, एक दूसरी रेखा आपको ये दी गई है। दो रेखाएं ये हमें दी गई है। प्रश्न आपका ये कहता है कि इस रेखा से, इस बिंदु से बिंदु x, y से रेखा, इसकी दूरी, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, दोनों की दूरियों का योगफल आपको क्या लिखना है, दोनों की दूरियों का योगफल सदैव 10 रहे, तो P निश्चित रूप से एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। ऐसा हमें सिद्ध करके यहां पर दिखाना है। देखो ध्यान दें तो बड़े आराम से कर सकते हो। किसी भी रेखा की किसी बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते हो, मतलब किसी दिए गए बिंदु से, यहां पर आपको हमने बताया कि अगर हमें कोई बिंदु P ये इस प्रकार से दिया जाए, बिंदु x1, y1, इस बिंदु से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की दूरी बताइए। दूरी, ठीक, दूरी का मतलब सदैव याद रखिए लंबिक दूरी ही होती है। इस बिंदु से इस रेखा की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसको ऐसे भी हमने बताया था, याद करने का तरीका अलग है, अप्लाई करने का तरीका अलग है। इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट करा दें, x के जगह पे x1 लिखना है, y की जगह पे y1 लिख दें, और बटे में क्या लिखोगे, अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। मतलब जैसे 2,3 से लंब डलवाया जाए तो यहां से x का मान 2, y का मान 3, ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर लिखना है। बस तब इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप हमें ज्ञात हो जाएगी। तो वही काम यहां करना है, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप यहां लिख दें। रेखा 1 पर बिंदु x, y से डाले गए लंब की माप, डाले गए लंब की माप अगर हम लिख दें कि डाले गए लंब की माप P1 है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराएं, मतलब x की जगह x और y की जगह y लिखना है। तो यहां लिखना है x प्लस y और -5 अचर पद तो ज्यों का त्यों लिखना है, बटे में अंडर रूट। अब बता दो x का गुणांक है 1 तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर, प्लस y का गुणांक भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से देखो बिंदु x, y से
रेखा 1 पर डाले गए लंब की माप यहां पर हमने निकाली x प्लस y माइनस 5 और बटे में √2। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, इसको हम मॉड ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ठीक इस प्रकार, क्योंकि दूरी है हमेशा प्लस में रहेगी, माइनस में नहीं रखते इसको। तो यहां से अब दूसरी वाली रेखा पर इसी बिंदु से लंब डाला है, तो यहां लिख दें रेखा 2 पर, रेखा 2 पर बिंदु, रेखा 2 पर बिंदु x, y से डाले गए लंब की माप, डाले गए लंब की माप, इसको हम P2 यहां लिख लेते हैं, P2 बराबर। तो अब बिल्कुल सिमिलर वही काम इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराओ बटे √x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो ये बिंदु देखो x1 y1 है, समझो, तो बस इसको हम x के जगह पे x लिखना है, y की जगह y लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं होना। तो इसको यहां लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 7 और बटे में लिखना है √x का गुणांक है 3, तो आपको लिखना है 3 का स्क्वायर, प्लस y का गुणांक है -2, तो आपको लिखना है -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहां पर देखो ये हो जाएगा 3x माइनस में 2y प्लस में 7 और बटे में हो जाएगा √ यहां देख लो 9 प्लस 4, 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंब की माप हो जाएगी 3x माइनस 2y प्लस में 7 बटे में √13 लिख दें। ठीक है, ये आपका मॉड, ये मॉड में। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि दूरी के लिए मॉड हटाने में कोई समस्या नहीं, दूरी हमेशा प्लस में ही ली जाती है। ठीक है, इसको यहां रफ कर देते हैं। अब देखो हमें प्रश्न ये कहता है कि इस दिए गए बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप तथा इसी बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप दोनों का योगफल 10 है, ऐसा प्रश्न देता है। तो यहां लिख दें प्रश्नानुसार, ये देखो इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप ये लिखिए, इसको हमने P1 लिखा है, और इसी बिंदु से इस दूसरी वाली रेखा पर डाले गए लंब की माप को ये हमने P2 से लिखा है। तो P1 प्लस P2 बराबर हमें प्रश्न के अनुसार 10 दिया गया। ठीक है, इसको हल करोगे, बस जो आपका इक्वेशन बनेगा वही आपका समझो आंसर है। P1 की वैल्यू यहां पर देखो कितनी है, यहां आपको लिखना है x प्लस y माइनस का 5 और बटे में लिखना है √2। ठीक है, अगर आप इसको यहां पर मॉड खत्म करना चाहो कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि हमने बताया कि दूरी कभी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी या कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसको हम यहां पर मॉड में प्लस ही रखते हैं। ठीक है, और ये P2 बराबर भी यही है 3x माइनस में 2y और प्लस का रखना है 7 और बटे में लिखना है √13 और बराबर में यहां 10 लिख दो। बस समझो ये आंसर आ गया, इसको हल करना है बस केवल, और कुछ भी नहीं करना है। √13 का इधर गुणा और √2 का यहां गुणा कर दें, √26 एलसीएम आ जाएगा। यहां देखो हमने √26 एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये हो जाएगा √13 इंटू x प्लस √13 इंटू y माइनस 5 √13 लिखना है। ठीक है, प्लस का निशान लगाओ और √2 3 √2 इंटू x माइनस में 2 √2 इंटू y और प्लस में लिखना है 7 √2 और बराबर में यहां 10 लिखना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहां से देखो एक काम करो, x यहां है, x यहां है, दोनों जगह से x कॉमन ले सकते हो, तो √13 प्लस 3 √2 इंटू x ऐसे लिख दो। देखो ठीक है, y को देखो y यहां 2 बार है, यहां भी y लिखा है और यहां भी y लिखा है, दोनों पदों से y कॉमन ले सकते हो। तो यहां बचेगा √13 माइनस में यहां बचेगा 2 √2 और इंटू y। ठीक है, और इसके बाद जो अचर पद है उसको भी देखो आपको लिखना है माइनस में 5 √13 प्लस में 7 √2 और बराबर में यहां देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, इसका गुणा यहां हो जाएगा 10 √26 लिख दें, 10 √26। ठीक है, ये हो गया आपका रेखा का समीकरण। यही तो हमसे प्रश्न कहता है कि इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप तथा इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंबों की माप जो है उनका योगफल 26 है, सॉरी इनका योगफल 10 है। तो हमें ये जो समीकरण मिलेगा वो एक रेखीय समीकरण मिलेगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये देखो रेखाई का तो समीकरण है, ये x का गुणांक कितना है और y का गुणांक ये है और ये आपका अचर पद है। इसको चाहो तो एक लाइन स्टेप और बढ़ा के आगे ऐसे लिख सकते हैं, √13 प्लस 3 √2 इंटू x,
इसके बाद यहां देखो प्लस √13 माइनस 2√2 इंटू बाई, और माइनस में 5√13 प्लस में 7√2, और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 10 इंटू √26 और बराबर में 0 लिख दें। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20वां। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए 21वां प्रश्न क्या है, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। ठीक है, चलो 21वां देखो प्रश्न। इक्कीसवां देखो क्या है, ये देखिए 21वां प्रश्न। इसमें लिखा है समांतर रेखाओं इनके और इनसे समदूरस्थ रेखा का समीकरण बताओ। देखो बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल आसान। देखो ध्यान दें, सवाल आपका ये है कि एक रेखा तो आपकी ये है 9x प्लस 6y माइनस में 7 बराबर 0। एक रेखा तो आपकी ये है, ठीक है। और दूसरी रेखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस में 6 बराबर 0। ये दो रेखाएं दी गई हैं और इसी रेखा, इन्हीं रेखा के समदूरस्थ कोई एक दूसरी और रेखा हमें ज्ञात करनी है। यहां पर ऐसे देखो, समझो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये मान लेते हैं पहली रेखा है, ये मान लेते हैं दूसरी रेखा है। ये हमें प्रश्न में दी गई है। और इन्हीं दोनों रेखाओं से समदूरस्थ कोई, समदूरस्थ का मतलब इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी बराबर है, तो समदूरस्थ कोई रेखा होगी, उस रेखा का समीकरण हमसे ज्ञात करवाया गया है। तो मान लेते हैं कि ये तीसरी रेखा कोई समदूरस्थ रेखा है जिसका समीकरण हमसे पूछा गया। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। ये पहली वाली रेखा देखो, कुछ इसको बदल के यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें, इसमें अगर हम इस पूरी रेखा में 3 से डिवाइड कर दें, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी मतलब 2y, और 3 से डिवाइड करोगे तो 7/3 बराबर 0। इसको हम एक नंबर मान लेते। इस रेखा का नाम हमने जो एक नंबर दिया है, ये इसके जगह पे इसको मानो। ठीक है, 2 से हमने इसमें भाग कर दिया और ये तो ठीक लिखी है। तो ये पहली वाली रेखा है, देखो कौन सी, 3x प्लस 2y और माइनस में 7/3 और बराबर 0। ये तो रेखा नंबर 1 होगी। अच्छा, दूसरी रेखा कौन सी है, 3x प्लस 2y और प्लस का ये है 6 और बराबर में 0। इतनी बात ठीक है। ये दोनों रेखाएं हमें ज्ञात हैं और इस रेखा का समीकरण हमसे पूछा गया है, जबकि ये कहा गया है कि ये तीसरी वाली जो रेखा है वो इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ है, मतलब इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी बिल्कुल जस्ट बराबर है। ये प्रश्न हमसे कहता है, प्रश्न के अनुसार ऐसा है। तो बता दो तीसरी रेखा होगी कितनी, बड़े आराम से बता सकते हो। तीसरी रेखा कौन सी, देखो कितनी होगी। देखो ध्यान दें, रेखा 1 व 2 के समांतर रेखा 3 का समीकरण बताओ कितना होगा। रेखा 3 का समीकरण, भाई बहुत अच्छे से हम जानते हैं किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, केवल और केवल अचर पद हटा के लैम्डा लिखना होता है। तो यहां देखो 3x प्लस 2y, ये ज्यों का त्यों जो भी लिखा है इन दोनों पदों को ज्यों का त्यों रखना है, या ये कहें इन दोनों पदों को ज्यों का त्यों रखना है। केवल इस अचर पद को हटा के प्लस लैम्डा और बराबर 0 लिखना है। तो बस ऐसे मानो कि ये समांतर रेखा जो तीसरी है, इसका हमने ये समीकरण, ये आंसर है समझो। अब केवल लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्रश्न में शर्त दी गई है कि इस रेखा से इस रेखा की दूरी और इस रेखा से इस रेखा की दूरी समान है, मतलब ये दूरी और ये दूरी समान है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोई दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हो। आपको यहां पर देखो, इस पर भी एक नया नंबर, चलो 3 नंबर इस पर डाल देते, ठीक है 3 नंबर। अब देखो यहां लिखना है रेखा 1 व 3 के बीच की दूरी, रेखा, तो ऐसे देखो प्रश्न में भी ऐसा ही कहा गया है, क्या, प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न आपका यह कहता है कि रेखा 1 व 3 के बीच की दूरी, रेखा 1 व 3 के बीच की दूरी बराबर कितनी होगी। रेखा 2 व 3 के बीच की दूरी, रेखा यहां पर थोड़े यहां पर आ जाओ, यहां लिख दें रेखा 2 व 3 के
बीच की दूरी। तो रेखा 1 और 3 के बीच की दूरी यहां पर हमें ज्ञात करनी है, तो सूत्र होता है C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो C1 इसको माने, C2 इसको माने, तो यहां लिख सकते हैं हम लैम्डा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये है 7 बटे में 3, 7 बटे में 3, और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये है रेखा नंबर 1 और 3 के बीच की दूरी। ये 1 और ये 3, इन दोनों के बीच की दूरी ये हो गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी बता दो कितनी होगी। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी वही फॉर्मूला C1 माइनस C2, तो लैम्डा माइनस 6 लिख दें और बटे में लिख दें अंडर रूट, एक्स का गुणांक है 3, यहां 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से। और थोड़ा आगे देखो, ध्यान दें, अगर ये मॉड खत्म करना चाहें तो यहां से इस प्रकार लिख दें लैम्डा प्लस में 7 बटे 3 और बटे में यहां लिख दें अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, यहां पर हम लिख दें 13। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर, क्योंकि हम लैम्डा यहां से ये आपका मॉड खत्म कर दें तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा दें और यहां लिख दें 6 माइनस लैम्डा और बटे में अंडर रूट 13। ठीक है, तो देखो यहां से अंडर रूट 13 से अंडर रूट 13, ये तो सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। लैम्डा प्लस 7 बटे 3 और बराबर में प्लस माइनस 6 माइनस लैम्डा लिखोगे। ठीक है, 6 माइनस लैम्डा। अब देखो ध्यान दें, अगर वैल्यू प्लस, यहां पर प्लस चिन्ह लें, प्लस चिन्ह लें, तो प्लस चिन्ह लेने पर देखो क्या हो जाएगा। प्लस चिन्ह लेने पर लैम्डा प्लस 7 बटे 3 और बराबर में हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो अगर माइनस का इधर आएगा लैम्डा तो 2 लैम्डा हो जाएगा, बराबर में 6 में से 7 बटे 3 घटा के यहां लिख दें 2 लैम्डा बराबर 6 तिया 18 और 18 में से 7 घटाओगे 11 बटे 3। तो अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 बटे 6। ठीक है, और यदि माइनस का निशान लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब लैम्डा से लैम्डा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब तब जब माइनस चिन्ह लेंगे तब लैम्डा की वैल्यू हमारी ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो याद रख करिए, लैम्डा की वैल्यू यहां पर 11 बटे 6 हमें मिली है, जो कि यहां रखनी है, तो हमें अभीष्ट रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो यहां लिखना है, देखो अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा का समीकरण। देखो अभीष्ट रेखा है कौन सी, रेखा नंबर 3 है, जो कि है आपकी 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा और बराबर 0। यहां पर लैम्डा की वैल्यू हम 11 बटे 6 रख देंगे। तो चलो यहां लिख देते 3x प्लस में 2y और प्लस यहां लैम्डा की वैल्यू 11 बटे 6 लिख दें बराबर 0। ये आपका समझो आंसर है। या हम 6 का और गुणा कर दें, ये भाग है ना 6 का, तो 6 तिया 18x हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12y हो जाएगा प्लस 11 बराबर 0। तो इस तरीके से ये आपका अभीष्ट रेखा का समीकरण है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर है ये 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण एक्स अक्ष के बिंदु ए से परावर्तित होती है और परावर्तित किरण बिंदु 5,3 से होकर जाती है। बिंदु ए के निर्देशांक बताने हैं। देखो एक ऐसे समझो कि ये तो आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और इस एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ए है। देखो अगर एक्स अक्ष पर बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो इस ए बिंदु के निर्देशांक निश्चित रूप से हम मान सकते हैं k,0 मान लेते हैं। चलो ठीक, क्योंकि एक्स अक्ष पर बिंदु है इसलिए एक्स निर्देशांक होगा, वाई निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तो ये ए बिंदु पर कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जिसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब प्रश्न आपका ये कहता है कि कोई एक प्रकाश किरण इस बिंदु ए पर आई, टकराई इस प्रकार। ठीक है, और ये कहां से आई, देखो ये भी प्रश्न में दिया गया है कि ये 1,2 से होकर जाने वाली, 1,2 से होकर आने वाली ये आपकी कोई प्रकाश किरण है PA और ए बिंदु पर ये परावर्तित होती है। देखो लिखा है ए से परावर्तित होकर 5,3 से होकर जाती है। परावर्तित होकर कहां से जा रही है, 5,3 पर। यहां पर हम 5,3 कोई बिंदु मान लें और इसका नाम हम क्यों दे दें। ठीक है, 5,3 से होकर वापस चली गई। इस बिंदु 1,2 से होकर कोई किरण आई, एक्स अक्ष के बिंदु ए से टकराई और टकराने के बाद परावर्तित हो गई और परावर्तित होकर 5,3 बिंदु से होकर परावर्तित हो गई। तो यहां पर ए बिंदु ये है, इसके निर्देशांक आपसे पूछे गए। तो देखो बड़े आराम से समझो,
कि अगर कोई प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर यहां से हमें यहां इस पर परावर्तित हुई, तो अब अगर ये परावर्तित होगी मतलब आपतित हुई थीटा कोण पर, तो परावर्तित भी यहां निश्चित रूप से थीटा कोण पर ही होगी। देखो ये यहां पर ये आपतन बिंदु है और इस पर अगर अवलंब खींच दिया जाए तो आपने परावर्तन के नियम जो पढ़े हैं फिजिक्स में, परावर्तन के नियम पढ़े हैं, वो क्या है, वो नियम ये होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये है आपकी आपातीकरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अवलंब बिंदु, तीनों एक ही तल में होते आपको दिखाई दे रहे। ठीक है, अब देखो ध्यान दें यहां पर इस AQ रेखा की प्रवणता यहां से हम पहले ज्ञात करेंगे, रेखा AQ की प्रवणता। पहले देखो ये बिंदु A है, ये बिंदु Q है, इस AQ रेखा की प्रवणता यहां लिख लें, रेखा AQ की प्रवणता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है। देखो वैसे तो हम लिखते हैं m बराबर सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, होता है कि नहीं। तो m बराबर तो होता है tan थीटा और थीटा क्या होता है x अक्ष से इस रेखा का झुकाव। देखो ये x अक्ष है ना और x अक्ष से रेखा का झुकाव कितना है, थीटा है। तो m बराबर तो tan थीटा लिख दें और यहां से देखो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 बटे में 5 माइनस k। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3 बटे में 5 माइनस के, ये तो आपको यहां पर चलो एक नंबर डाल देते। इसके बाद देखो इस रेखा की प्रवणता बताओ कितनी है, AP रेखा की, रेखा AP की प्रवणता बताओ कितनी है, रेखा AP की प्रवणता, इसको हम देखो ध्यान दें, ये रेखा जो AP है वो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, ये x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, इसको आपको लिखना है 180 माइनस थीटा कोण बनाएगी। पूरा कोण 180 होता है, इसमें से ये थीटा कम कर लें तो 180 माइनस थीटा कोण बनाएगी। तो इस रेखा की प्रवणता भी देखो वही बिल्कुल फॉर्मूला लगाना है, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। m को हमें लिखना है tan थीटा और थीटा बराबर लिखना है 180 माइनस थीटा बराबर। ठीक है, अब यहां देखो y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2, ये y2 कितना है 2 है माइनस 0 अपॉन x2 1 माइनस के, 1 माइनस के। ठीक, तो अब यहां देखो tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 2 बटे में 1 माइनस के। ठीक है, या इस माइनस को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर माइनस में 2 बटे 1 माइनस के। ठीक है, अब यहां इस पर नंबर 2 डाल लें, समीकरण 1 और 2 में यहां पर देखो tan थीटा के मानों को बराबर कर दें, समीकरण 1 व 2 से, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से देखें तो यहां पर tan थीटा और tan थीटा के मानों को हमें बराबर करके लिखना है 3 बटे में 5 माइनस के बराबर, यहां देखो माइनस का 2 बटे में 1 माइनस की। ठीक, इसको हल करोगे तो k की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाएगी। देखो कैसे करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर 3 एकम 3 माइनस में 3 के, माइनस का 10 और प्लस में लिखना है 2 के। ठीक, चलो इधर ले आओ तो या इधर इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा 5 के और ये हो जाएगा कितना, देखो 10 और 3 13 हो जाएगा। तो अब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 बटे 5। ठीक है, अब बताओ बिंदु A के निर्देशांक हमें कितने मिल गए, तो बिंदु A के निर्देशांक k, 0 है, k की वैल्यू है 13 बटे 5 और ये 0। इस प्रकार से ये आपका A बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, जो कि प्रश्न में हमसे पूछे गए थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22वां। ठीक है, 22वां प्रश्न ये है, चलो इसको भी नोट करें अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां पर। क्वेश्चन नंबर 23वां देखें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23वां देखो। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23वां है, दो बिंदु यहां पर हमें दिए गए, इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा आगे दी गई है, इस रेखा पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b² हमें सिद्ध करना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो सकता है लेकिन बहुत ही सिंपल और बढ़िया अच्छा सवाल है। ठीक है,
पहले कभी बोर्ड एग्जाम जब हुआ करता था बहुत बार ये पूछा गया है। तो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 23। देखो यहां पर एक तो रेखा हमें दी गई है, कौन सी रेखा है, ये रेखा दी गई है x बटे में a इंटू कॉस थीटा प्लस y बटे में b और इंटू में साइन थीटा और बराबर में कितना है 1। ठीक है, ये है आपकी एक कोई रेखा और इस रेखा पर इन दोनों बिंदुओं से अलग अलग लंब डाले गए हैं, उन लंबों का गुणनफल हमें b स्क्वायर सिद्ध करना है। तो यहां पर इस रेखा को थोड़ा सा और आगे इस प्रकार हल कर लें, ए बी एलसीएम लें तो ये हमारे पास हो जाएगा बी एक्स इंटू कॉस थीटा, बी एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस ए बाई इंटू में साइन थीटा और बराबर में यहां पर ए बी। देखो ए इंटू बी इधर पहुंच जाएगा, ए बी हो जाएगा, या फिर ए बी इधर ले आए तो माइनस का ए बी बराबर 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखो ये आपकी कोई रेखा है, इस रेखा पर किस बिंदु से देखो लंब डाला गया है, यहां पर आपको लिखना है बिंदु अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से डाले गए लंब की माप निकालो, से डाले गए लंब की माप। डाले गए लंब की माप को अगर हम P1 लिख दें तो डाले गए लंब की माप P1 बराबर कैसे ज्ञात करोगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दिए गए बिंदु से रेखा को संतुष्ट कराएं बटे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। तो इस रेखा को इससे संतुष्ट कराने का मतलब है देखो b अपना ज्यों का त्यों रखना है, x का मान लिखना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा को ज्यों का त्यों लिखना है प्लस और a इंटू देखो y को क्या लिखना है 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा और माइनस में ए बी और फिर अपॉन में लिखना है अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। एक्स का गुणांक कितना है b कॉस थीटा है, तो आपका स्क्वायर करने से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, प्लस अब y के गुणांक का वर्ग, y का गुणांक है a साइन थीटा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस रेखा पर बिंदु अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से डाले गए लंब की माप ये देखो ज्ञात हो गई। इसको एक लाइन और आगे बढ़ा के इस प्रकार लिख लें, यहां देखो इन दोनों पदों से ऊपर आप b कॉमन ले सकते हो। देखो b यहां है, b यहां है, ये तो 0 ही है, तो दोनों जगह से जब b कॉमन मिलेगा तो हमें इस प्रकार से यहां हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और माइनस में ये b कॉमन चला जाएगा तो a बचेगा। ठीक है, और बटे में ये ज्यों का त्यों आपको लिखना है अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात ठीक है। अब देखो एक दूसरी बिंदु और दूसरा बिंदु दिया गया है, उस बिंदु से भी इस रेखा पर लंब डाला गया है, तो यहां पर लिख दें पुनः बिंदु, एक कोई दूसरा जो बिंदु दिया गया है उसको देखो देख के लिख दो। कौन सा बिंदु है, केवल माइनस दिया गया है, बस माइनस है, बस बाकी तो बिंदु तो वही है समझो। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से रेखा 1 पर डाले गए लंब की माप, रेखा 1 पर डाले गए लंब की माप, लंब की माप, इस लंब की माप को हम P2 से प्रदर्शित कर दें तो P2 बराबर कैसे, बस वही काम करना है, इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराएं बटे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। तो यहां पर देखो b ज्यों का त्यों, x का मान बस इतना लिखना है माइनस, चलो बात ये बाहर निकाल लेते हैं, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कॉस थीटा लिख दें। यहां इस y को 0 लिखोगे तो पूरा ये आपका पूरा 0 हो जाएगा और माइनस में ए बी ज्यों का त्यों रखना है और अपॉन में अंडर रूट अब x के गुणांक का वर्ग कितना है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, x के गुणांक का वर्ग और प्लस y के गुणांक का वर्ग तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। इतनी बात ठीक है। अब देखो ध्यान दें, ये P1 है और ये P2 है, इन दोनों का गुणनफल हमें b स्क्वायर प्रश्न में दिया गया। चलो एक स्टेप और यहां पर थोड़ा यहां पर हल कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। देखो माइनस बी यहां है, माइनस बी यहां है, दोनों जगह से आप माइनस बी कॉमन ले लो। अगर माइनस बी कॉमन चला जाएगा तो यहां हमें मिल जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा और ये माइनस का अब ये प्लस हो जाएगा और b कॉमन चला जाएगा तो a बचेगा और बटे में अंडर रूट बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बात ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब ये P1 और ये P2 इन दोनों का गुणनफल प्रश्न के अनुसार कितना दिया गया है, बी स्क्वायर। यहां पर दोनों बिंदुओं से जो लंब खींचे गए हैं उन लंबों की लंबाइयों का गुणनफल हमें बी स्क्वायर सिद्ध करना है। मतलब हमें P1 गुणे P2 बराबर बी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो P1 और P2 का दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो P1 बराबर हमने ये निकाला है, P2 बराबर ये निकाला है, दोनों का गुणा करके हम आपको अभी सिद्ध करके दिखाएंगे कि इन दोनों का गुणनफल बी स्क्वायर ही होता है। चलो यहां देखो P1 की वैल्यू कितनी है, b इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, माइनस में a लिखना है और फिर अपॉन में लिखना है अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में लिखना है ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हो गया P1 का मान। इंटू P2 का मान देखो ये है, ये इसको हमें लिखना है माइनस में b, यहां क्या लिखना है माइनस b, और इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस में a लिखा है, फिर बटे में वही ज्यों का त्यों लिखना है अंडर रूट बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात ठीक है। अब यहां देखो और थोड़ा आगे आओ, बराबर का निशान लगाएं, ये b है और ये माइनस b है, इन दोनों का गुणा कर दें तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां से अगर इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में गुणा करेंगे तो यहां आप देख सकते हो कि अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में ये गुणा लिखा हुआ है। जब गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, देखो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में अगर कोई यहां पर दो गुणनखंड हो, इनका दोनों का गुणा कितना होता है आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बस वही काम यहां करना है। इसको देखो यहां से यहां तक a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आपका इतना a है, इसका स्क्वायर कर दें, और माइनस अब इसका स्क्वायर a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर होता ही है, देखो हो गया ना, और बटे में ये ज्यों का त्यों लिखना है। इसमें भी देखो अंडर रूट में ये संख्या है, अंडर रूट में ये संख्या है, जैसे कभी अंडर रूट a इंटू अंडर रूट होता है a, तो अंडर रूट a में अंडर रूट a का गुणा पूरा a हो जाता है। तो इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर भी अंडर रूट है, यहां पर भी अंडर रूट है, जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट इसका खत्म करना है, बिल्कुल गुणनफल हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस बी स्क्वायर ज्यों का त्यों, फिर इसके बाद देखो इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो अंडर रूट इसका खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ए स्क्वायर ज्यों का त्यों, अपॉन में नीचे बताओ कितना होगा, नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, और आगे देखो माइनस, एक काम करते हैं इस माइनस का अंदर मल्टीपल कर दें, चलो एक स्टेप बाद करेंगे, ये माइनस बी स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब यहां पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ए स्क्वायर ये ज्यों का त्यों। ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा रखना है। इतनी बात ठीक है। अब देखो ध्यान समझो, इस माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये माइनस है ना, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का गुणा करेंगे तो यहां पहले इसको लिख देते हैं, देखो ध्यान दें, इसको लिख दें, क्या लिख दें, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा, और बटे वाली संख्या ज्यों की त्यों लिखनी है, बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात ठीक है। अब यहां देखो एक स्टेप और आगे करना है, यहां से देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ज्यों का त्यों लिखना है, जबकि आगे के दोनों पदों से आपको ए स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो ए स्क्वायर यहां है, ए स्क्वायर यहां है, दोनों से हमें ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तब यहां पर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर मिलेगा।
ठीक है, और अपॉन में ये ज्यों का त्यों लिखना है बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल एकदम सिंपल काम, क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर बिल्कुल जस्ट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर लिख दें, जो कि यहां लिखा है, पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी जगह कम है, अगर चाहो तो चलो यहां लिख देते हैं बराबर बी स्क्वायर ज्यों का त्यों और इंटू में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहां ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा यहां लिख लें, और फिर अपॉन में यही बिल्कुल लिखना है बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा ये इससे कैंसिल हो रहा है और बराबर में हमें बी स्क्वायर यहां पर मिलता है, जो कि हमसे प्रूव करवाया गया था कि दोनों बिंदुओं से दी गई रेखा पर जो लंब डाले गए हैं उन लंबों का गुणनफल बी स्क्वायर होता है, यही हमसे प्रूव करवाया गया था। ठीक है, क्लियर बात है। फिर से एक बार समझ लें, ये रेखा हमें दी गई थी, इसको थोड़ा सा हमने हल करके इस रूप में बना लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में बना लिया। ठीक है, और फिर पहले दिया इस पहले वाले बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकाली, फिर एक दूसरा बिंदु और दिया गया था, उस बिंदु से भी इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकाली, और फिर इन दोनों लंबों की जो लंबाइयां निकली, मतलब P1 और P2 निकला, इन दोनों का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, और इन लंबों का गुणनफल को हल करने के बाद हमें इन लंबों का गुणनफल का मान बी स्क्वायर के बराबर प्रूव करना था, जो कि हमने यहां पर किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका ये 23वां कंप्लीट होता है। आगे आते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपका 24वां एक्सरसाइज का, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। ठीक है, 2 मिनट और लगेंगे बस, केवल इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कहता है। देखिए 24वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 24वां। देखिए लिखा है, एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है। संधि बिंदु का मतलब जहां पर वो दोनों रेखाएं मिल रही हैं, ज्वाइंट हो रहा है, उस ज्वाइंट पर खड़ा है, क्रॉसिंग पर खड़ा है, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। इसको जंक्शन कहते हैं, देखो इसमें लिखा भी है जंक्शन या क्रॉसिंग पर खड़ा है। ठीक है, चलो देखो एक काम करते हैं, यहां पर समझ में बिल्कुल अच्छे से बात आएगी कि एक रेखा को ये है, एक रेखा को ये है, और इन दोनों रेखाओं का जो आपका क्रॉसिंग पॉइंट है वो देखो ये है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। प्रश्न ये कहता है, चलो इन दोनों रेखाओं के समीकरण भी लिख देते हैं। पहला रेखा का समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, और इस दूसरी रेखा का समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस में 5 बराबर 0, और इन दोनों के जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इन दोनों की क्रॉसिंग पॉइंट पर यहां कोई व्यक्ति खड़ा है। अच्छा ठीक है, अब आगे देखो, और एक समीकरण दिया गया है 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण बताओ। देखो है तो थोड़ा सा भाषा बदल गई है, सवाल तो सिंपल है। प्रश्न आपका ये कहता है कि यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और एक कोई और सरल रेखा यहां पर दी गई है। ये सरल रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से दी गई है, 6x माइनस में 7y और प्लस 8 और बराबर 0। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है जैसा कि हमने बना दिया कि ये ऐसे ही बनाए, कोई रेखा एक यहां पर जा रही है। प्रश्न आपका ये कहता है कि यहां इस रेखा पर यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस वाली रास्ता पर जाना है, उसको इस रास्ता पर जाना है, यहां पर खड़ा है और इस रास्ता पर जाना है, तो न्यूनतम समय, न्यूनतम का मतलब देखो अगर वो यहां से ऐसा जाए तो भी यहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां तक आए तो भी इस पर पहुंच जाएगा। अगर न्यूनतम समय में पहुंचना है तो वो बिल्कुल लंबवत चले, तो निश्चित रूप से इस पथ पर चले, इस वाले पर जो कोई हमने डॉटेड बनाया है, इस पथ पर यदि वो चलता है तो निश्चित रूप से कम समय में ये पहुंच सकता है।
भैया यहां से जाएगा ना थोड़ा दूरी ज्यादा पड़ जाएगी, इतनी जो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ना तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, और अगर बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा लंबवत जाएगा तो उसको पहुंचने में कम समय लगेगा। न्यूनतम समय में जो पथ बना है उस पथ का समीकरण बताइए, इस वाली रास्ता का समीकरण पूछा गया। तो यहां पर एक काम तो देखो, इन दोनों को हल करके इस इंटरसेक्शन पॉइंट इनका निकाल लो जहां पर ये व्यक्ति खड़ा है, और यहां से यहां इस बिंदु पर इसको जाना है, इस बिंदु पर जाना है। मान लेते हैं कि ये आपका बिंदु P है और उसको जाना है Q बिंदु पर, ठीक है। तो इस PQ रेखा का समीकरण हमसे पूछा गया है। तो पहला काम तो ये करते हैं, दोनों रेखाओं को हल कर लेते हैं। यहां पहली एक रेखा दी गई है 2x - 3y + 4 = 0। एक तो रेखा हमें देखो ये दी गई है। दूसरी रेखा हमें दी गई है 3x + 4y - 5 = 0। एक दूसरी रेखा ये दी गई है। इन दोनों रेखाओं को हल करके हम पहले P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पहले दोनों को हल करके P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। हल करने का तरीका आपके पास अपना हो सकता है, चाहे तो आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बीजगुणन विधि से, जो भी आप करना चाहो अप्लाई कर सकते हो, जो भी विधि अपनाना चाहो अपना सकते हो। अगर विलोपन अपनाना चाहो तो यहां से देखो y बराबर करें तो 4 का ऊपर गुणा करें, 3 का नीचे कर दें। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम, 4 का गुणा ऊपर करोगे तो ये 4x हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8x, और माइनस का 4 तिया 12y हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा बराबर 0। अब 3 का गुणा कर दो, 3 का 9x हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12y हो जाएगा, माइनस में 5 का 3 में गुणा 15 और बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को यहां जोड़ दें। जोड़ने से देखो y कैंसिल हो जाएगा, 8 और 9 17x बराबर, यहां देखो यहां प्लस का 1 बचेगा, देखो ध्यान दें प्लस का 1 बचेगा, 16 में से 15 घटेगा, 1 बचेगा बराबर 0। तो x की वैल्यू हमें -1/17 मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू -1/17। इस x का मान समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर तो देखो 2x का मान -1/17 लिखोगे, -3y ज्यों का त्यों, प्लस में 4 ज्यों का त्यों बराबर में 0। अब यहां देखो ध्यान से 3y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, -2/17 प्लस का 4, ठीक, -2/17 प्लस 4, 3y बराबर। तो 3y बराबर यहां देखो 17 एलसीएम आएगा, -2 + 17 चौको 68, और इसमें से 2 कम कर दें तो 66/17 लिखोगे। यहां 3 का भाग करोगे तो y की वैल्यू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब 22/17 यहां पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम प्रतिच्छेद बिंदु B पर पहुंच गए, समझो प्रतिच्छेद बिंदु P के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक कितने देखो, ऋण की 1/17 और कोमा y का मान है 22/17, ठीक है। तो अब रेखा PQ का समीकरण हमें ज्ञात करना है। रेखा PQ का समीकरण क्या होगा, इस रेखा पर देखो ध्यान दें, इस रेखा पर ये लंब रेखा है, तो आपको लिखना है रेखा 6x - 7y + 8 = 0 पर लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा कौन सी है, PQ का समीकरण, इसी का समीकरण हमें ज्ञात करना था, ठीक है। इस वाले पथ का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो PQ का समीकरण क्या हमने बताया, x y के गुणांक बदल दें, बीच का चिन्ह बदल दें और प्लस लैम्डा बराबर 0 लिख दें। तो ये हो जाएगा 7x प्लस में 6y और प्लस यहां लैम्डा लिख दें बराबर 0, ठीक। अब ये रेखा कहां से जा रही है, इस P बिंदु से ये रेखा जा रही है, जबकि P बिंदु के निर्देशांक हमने निकाले हैं ऋण 1/17 और कोमा 22/17, ये हमने P बिंदु के निर्देशांक निकाले। इस P बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराएं तो यहां लिख दें, चूंकि यह रेखा बिंदु P का मतलब ऋण 1/17 कोमा 22/17 से जाती है, अतः इसे संतुष्ट करेगी। तो यहां इसको हम संतुष्ट कराएंगे। x देखो 7 और x की वैल्यू माइनस में 1/17 प्लस 6 × y की वैल्यू 22/17 लिख दें, और प्लस यहां लैम्डा और बराबर में 0। अब यहां से इसको हल करके हम लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, बस लैम्डा की वैल्यू यहां रखेंगे, अभिष्ट रेखा का समीकरण हमें मिल जाएगा, ठीक है। हम कर सकते हैं,
लैम्डा की वैल्यू बस कैलकुलेट यहां से करके आपको यहां लिखनी है, तो इस PQ रेखा का समीकरण हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आपके लिए छोड़ देते, आप खुद इसको कर सकते हो। ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वाले लेक्चर में अब हम सीधा आपको शंकु प्रच्छेद पर ले चलेंगे। ठीक है ना, अगला चैप्टर होगा शंकु प्रच्छेद, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आगे भविष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगले चैप्टर को अब बड़े इत्मीनान से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।